वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। कैसे हैं आप लोग। इस चैनल पे हम लोग क्लास 6 से लेकर 12th के सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो बने रहिएगा इस जर्नी में हमारे साथ। आज हम लोग क्लास 6 की साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक मतलब कपड़ा होता है, और इसी कपड़े की सबसे छोटी इकाई मतलब फाइबर, जिसको हम लोग तंतु के नाम से भी जानते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम लोग पढ़ेंगे फैब्रिक को, कि ये कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है, इसको बनाने के लिए कितनी मशीनें लगती हैं या कितने औजार लगते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से आता है। तो बने रहिएगा इस चैप्टर में हम लोगों के साथ। जल्दी से चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करते ही सबसे पहले दो कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं, एक पहेली और एक भूजो। ये दोनों अपने स्कूल में होने वाले एक साइंस क्विज में फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं, जिसका प्राइज़ होता है मनी। इस मनी से ये लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं। वो पास की एक क्लॉथ की दुकान में जाते हैं। क्लॉथ की दुकान में जाने के बाद वो लोग कई तरीके के क्लॉथ्स को और कई तरीके के फैब्रिक्स को वहाँ देखते हैं। जैसे कि वो देखते हैं वहाँ पे चादरें भी हैं, ओढ़ने वाले ब्लैंकेट्स भी मौजूद हैं उस दुकान में। वहाँ पे कर्टन्स भी बहुत सारे हैं, पर्दे और टेबल क्लॉथ, तौलिए, डस्टर और कॉटन के कपड़े भी हैं वहाँ पे। सिंथेटिक कपड़े भी हैं। सिंथेटिक का टर्म आगे हम लोग जानेंगे क्या है ये। सिंथेटिक भी हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ कई प्रकार के वैराइटीज़ अवेलेबल है। ये सब देखने के बाद वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन के बाद भी वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी कॉटन की और अपने पापा के लिए एक वूलन मफलर लेते हैं और घर चले आते हैं। घर आने के बाद वो लोग नोटिस करते हैं, अपने आसपास के ओर देखते हैं कि उनका जो स्कूल बैग है वो भी किसी काइंड ऑफ फैब्रिक से बना हुआ है। जो गनी बैग्स हैं, जो बोरे हैं अनाज के, वो भी अलग अलग फाइबर्स से बने हुए हैं, फैब्रिक से बने हुए हैं। इसके अलावा भी वो लोग और थोड़ा जानने की इच्छा रखते हैं, तो उनको पता चलता है वेलवेट भी कोई चीज़ है, जर्सी भी, डेनिम, सैटिन, जॉर्जेट, ये सब भी एक ना एक तरीके के फैब्रिक ही हैं। तो इसके बाद ही चैप्टर हमारा शुरू होता है कि वैरायटी क्या क्या है फैब्रिक्स की। फैब्रिक की वैरायटी को जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग फैब्रिक दिखता कैसा है या फील कैसा होता है। इसके लिए आप अपनी किसी पास के टेलर की शॉप पे, जहाँ दर्जी बैठता है, वहाँ जा सकते हैं। उसकी बची हुई कतरन को उठा के उसी टेलर से पूछ सकते हैं कि भाई ये बताइए कि क्या ये कपड़ा कॉटन का है यानी सूती है, क्या ये कपड़ा सिल्क का है, या ये ऊन से बना हुआ है, या ये किसी केमिकल प्रोसेस द्वारा बनाया गया कोई सिंथेटिक फाइबर है। वो टेलर आपको इस चीज़ को बताने में मदद करेगा। तो कपड़ों के बारे में सारी वैरायटीज़ जान लेने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर कैसे एक फ़ाइबर, जिसको हम लोग सबसे छोटी इकाई बोलते हैं कपड़ों की, वो एक बड़े से रोल में या एक बड़े से क्लॉथ पीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये कपड़े कैसे बनता है। तो कपड़ा बनता है यान से। यान मतलब होता है धागा। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कभी किसी कपड़े को लीजिए, या आपकी कोई पुरानी टी शर्ट हो और आपने उसका एक लटक रहा धागा खींचा, तो क्या हुआ, वो पूरा धागा आपके हाथ में आ गया और उतनी जगह खाली हो गई। इसका मतलब क्या है कि उस धागे का रोल बहुत ही गुथा हुआ है उसी कपड़े में। और अब इस अगर धागे को आप ध्यान से देखें और अगर अपनी मुट्ठी में मसलें या फिर उसको मोड़ें तोड़ें, तो आपको क्या पता चलेगा कि उसके अंदर से भी कई रेशे निकल के बाहर आ रहे हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रैंड्स कहते हैं। और अगर ध्यान से ऑब्ज़र्व किया जाए तो ये स्ट्रैंड्स के भी कई रेशे होते हैं, जिसका मूल क्या होता है, फाइबर। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया कि सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई है वो है फाइबर। फाइबर से मिलके आपका बने हैं स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स से आपके मिलके क्या बने हैं, यार्न यानी कि धागा। और धागे आपके मिलके क्या बनाते हैं, फैब्रिक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस पिक्चर की मदद से हम लोग समझते हैं कि कैसे एक फाइबर जो कि अलग थलग पड़ा हुआ है, इसको अच्छी तरीके से गुथ के हम लोगों ने यान बना लिया, ये मतलब एक धागा बना लिया। और इस धागे को अच्छी तरीके से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम लोग एकीकरण इसका करके एक
क्लॉथ का पीस बना लेते हैं जिसको हम लोग फैब्रिक के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब चलते हैं अपने पेज पे। अब हम लोगों ने जाना कि एक फैब्रिक किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि फ़ाइबर के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले फ़ाइबर के अभी हम लोग दो ही प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, एक नेचुरल फ़ाइबर और दूसरा अगले पेज पे दिया हुआ है सिंथेटिक फ़ाइबर। नेचुरल फ़ाइबर्स क्या होते हैं? वो फाइबर्स होते हैं जो प्लांट या एनिमल से पाए जाते हैं नेचुरली, जैसे कि आपका सूती हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ऊनी हो गया। ये सब या तो आपको प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं या तो एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कॉटन और जूट, ये एग्जाम्पल किसके हैं? प्लांट्स के मिलने वाले सोर्सेस। और जो आपका वूल है, सिल्क, ये सब कहाँ से मिलते हैं? जो वूल है आपका, वो तो हमें शीप या गोट से मिल जाता है, भेड़ बकरियों से। कभी कभी ये वूल हमें रैबिट, जो खरगोश होता है, उसके बालों से भी मिल जाता है, याक से भी मिल जाता है, कैमल के बालों से भी मिल जाता है। लेकिन जो सिल्क फाइबर होता है वो हमें सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क का कीड़ा जिसको कहते हैं, उससे मिलता है। कैसे मिलता है? ये एक ककून बनाता है, उस ककून से हम इस फाइबर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसकी पिक्चर आपको अगर दिखाऊं, तरीके से है। ये वो कीड़ा है वाइट कलर का जिसको सिल्क वॉर्म के नाम से जाना जाता है। यही ये कुकून का फॉर्मेशन करता है लीव्स में, और फिर यही एक बटरफ्लाई के विंग्स को बनाता है और कन्वर्ट हो जाता है बटरफ्लाई में। ये कीड़ा इस बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है इस कुकून की हेल्प से। तो इसी कुकून से हम लोग सिल्क को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं और अपने क्लॉथ्स में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब चलिए पेज पे वापस चलते हैं। तो ये तो हो गई नेचुरल फाइबर्स की बात। अब आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स पे। सिंथेटिक फाइबर्स कौन होते हैं? जो कि केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाए गए होते हैं, मैन मेड, जो कि केमिकल प्रोसेस से हमें मिलते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इन सब के बाद अब जान लेते हैं कुछ प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले नाम है कॉटन का। कॉटन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दीपावली में कई बार आप लोगों ने बाती बनाई होगी, दिया की, दिया तो जलाया ही होगा। अब दिया की बाती बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? रुई। रुई को हथेली पे गोल गोल घुमाने से हम लोग एक यान बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से। यान बनाने के बाद उसको दिए में सबमर्ज कर देते हैं। कुछ हिस्सा उसका तेल में रहता है और कुछ में हम लोग आग लगा देते हैं, वो धीरे धीरे करके जला करती है। इसके अलावा कॉटन का और क्या यूज़ है? कपड़ों में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही साथ आपके गद्दों में भरने के लिए, रजाइयों में भरने के लिए, तकियों में भरने के लिए भी कॉटन का इस्तेमाल होता है। अब हम जानेंगे कि कॉटन की खेती कैसे होती है, क्योंकि ये एक प्लांट का ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कॉटन फील्ड। आपको कुछ कुछ ये बर्फ़ की तरह लग रहा होगा कि किसी खेत पे अच्छी तरीके से बर्फ़बारी हुई है। ये बर्फ़ नहीं है, ये कॉटन बॉल्स हैं। ये कॉटन बॉल्स क्या होती हैं? अपने समय पे एक्सप्लोड हो जाती हैं, फूट जाती हैं। फूटने के बाद से इनमें से रुई निकल आती है, लेकिन वो रुई इधर उधर बिखरने के बजाय एक सीड से चिपकी हुई होती है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस खेती को करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास फील्ड होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए, और कोई मिट्टी सूटेबल नहीं है इस पौधे के लिए। वार्म क्लाइमेट चाहिए आपको, गर्मी का मौसम। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं इसकी खेती करने के लिए। इसकी जो साइज़ होती है बॉल का, ये ज़्यादा नहीं, बस एक आप समझ सकते हैं कि नींबू के से इतना बड़ा होता है, लेमन साइज़ का। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि गर्म इलाके हैं इंडिया में, वो इसको उगाते हैं, जैसे कि आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आपका पंजाब हो गया, कि वो सब इनको ज़्यादातर उगाती हैं। कर्नाटका भी उसमें से एक पार्ट है। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने जाना कि ये सीड से चिपके हुए रहते हैं कॉटन, इसको इससे अलग कैसे किया जाए? भाई हमें सीड की ज़रूरत तो है नहीं। तो इसके लिए एक प्रोसेस जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं गिनिंग। गिनिंग का मतलब होता है उटाई, जिसको हम आम भाषा में जानते हैं। पहले ये आदमी किया करते थे, अभी भी कई जगह पे मतलब मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन अब इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लग गई हैं और मशीनों द्वारा परफॉर्म किया जाता है ये एक्टिविटी गिनिंग की।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सीड है उसको रुई से अलग कर दिया जाता है। अब आगे देखेंगे कि इस अलग की हुई रुई से फाइबर हम लोगों ने कैसे बनाया, और इस अलग की हुई रुई से थ्रेड कैसे बनाया, यानी कि यान कैसे बनाया, वो तो आप जान ही गए अच्छी तरीके से हाथ से गूंथ के। उस यान से फिर फैब्रिक कैसे बना उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद जानते हैं जूट के बारे में, क्योंकि ये भी प्लांट से ही मिलता है। जूट का प्लांट कुछ इस तरीके से दिखता है जब वो एकदम पक चुका होता है। इससे पहले ग्रीन स्टेज में होता है। ज़्यादातर ये रेनी सीजन्स में उगाया जाता है, बारिश के मौसम में। और वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि पॉपुलर हैं जूट के प्रोडक्शन को लेके। और इसको जैसे ही ये फ्लावरिंग प्लांट हो जाता है, फ्लावर देने लगता है, इसको तुरंत उसी टाइम हार्वेस्ट कर लिया जाता है और इसकी जड़ों को कुछ हफ्तों तक या कुछ दिनों तक पानी में ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरीके से फूल जाएं और इनको हम लोग अलग अलग करके इसकी अच्छे से यान बना सकें। इसको समझने के लिए और अच्छी तरीके से चलिए देख लेते हैं सबसे पहले एक पिक्चर। ये देखिए, कुछ इस तरीके से दिखता है जूट का पेड़ जब वो हरा होता है। और आगे हम बढ़ेंगे, जब उसको काट काट के पानी में डाल के कुछ दिनों के बाद उसको सुखा लिया जाता है, फिर उसको कोम्ब किया जाता है अच्छी तरीके से। कुछ इस तरीके से लकड़ी के पट्टों पे कीलें ठोकी जाती हैं, जिसको उल्टा रख के जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं उसी तरीके से इसको इस पर गिरा के बार बार घसीटा जाता है, जिससे अच्छे से कोम्ब हो जाते हैं ताकि इसके यान बन सकें। इन्हीं यान को फिर गुथ के फैब्रिक बनाया जाता है। फैब्रिक इसका कैसा दिखता है, तो सेम ऐसा दिखता है जैसे कि आप अपने घरों में ये बोरे देखते हैं। ये बोरे आप लोगों ने देखे होंगे अनाज के, गनी बैग्स। इनको भी जूट से बनाया जाता है। रस्सियाँ बनाई जाती हैं जूट की, चारपाई बिनी जाती है। ये देखिए, इसमें भी जूट का इस्तेमाल किया गया है। तो जूट के कई सारे इस्तेमाल हैं। वापस आते हैं अपने पेज पे। तो अब जूट को अच्छी तरीके से जान लेने के बाद अब हम देखते हैं कि जो हम लोगों ने यान बनाया था दिए के लिए, क्या वो हमारी कपड़े बनाने में भी मदद करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही कमज़ोर होगा, कहीं से पतला कहीं से मोटा। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैसा यान चाहिए हमें? तो इस यान को बनाने के लिए हमें एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको कहते हैं स्पिनिंग, आम भाषा में कताई। कताई क्या होती है? कताई एक अच्छी तरीके से स्पिन करके या वीव करके या रोल करके बना दिया जाता है यान को, उसी को कहते हैं स्पिनिंग या कताई। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सा टूल चाहिए? तो दो प्रकार के टूल पहले इस्तेमाल होते थे, कई कई जगहों पे आज भी इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला एक तो ये तकली और दूसरा ये चरखा। इसके अलावा भी आजकल कई इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये थोड़े से ओल्ड हैं, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं तकली को। इसकी मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ। तकली के बारे में बताता है। ये देखिए, 3 प्रकार की रखी हुई हैं। एक तरफ इसमें कॉटन को लगा दिया जाता था, उसको रोल किया जाता था, तो दूसरी तरफ से कॉटन यान बन के ऑटोमेटिकली निकलता रहता था। ये देखिए, पतला सा थ्रेड आप देख रहे हैं, यही कॉटन यान है। तो आप तकली के बारे में जान गए, अब चरखे के बारे में जान लेते हैं। चरखा, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडिपेंडेंट मूवमेंट पे। और ये क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया था? क्योंकि हम लोग ब्रिटिश मिल्स का साथ न दें, उनके बनाए हुए कपड़े को न खरीदें, खादी को सपोर्ट करें जो कि अपने ही देश में बनाया जाता था, इसी से बनता था खादी का कपड़ा, इन्हीं प्रोसेस की वजह से। और इसको बाद में आज़ादी के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन 1956 ला के और भी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। तो हम लोगों ने स्पिनिंग की टेक्निक तो सीख ही ली। अब उसके बाद आते हैं कि इस यान को जो हम लोगों ने स्पिनिंग के द्वारा बनाया था, इसको कैसे आगे फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। जल्दी से देख लेते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो है वीविंग का और एक है निटिंग का। ये दोनों प्रोसेस यूज़ होते हैं किसी भी फाइबर को फैब्रिक में बदलने के लिए, यान को फैब्रिक में बदलने के लिए। तो सबसे पहला वीविंग, इसका मतलब होता है बुनाई, और निटिंग का मतलब भी बुनाई ही होता है, लेकिन इसको किसी अलग फॉर्म में बुनते हैं। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीविंग को समझ लेते हैं। वीविंग दो तरीके से परफॉर्म की जाती हैं, और इनको परफॉर्म करने वाली जो मिल्स होती हैं उनको लूम्स कहते हैं, जो मशीन्स होती हैं
उनको लूम्स कहते हैं। तो आपने दो तरीके के लूम्स के बारे में सुना होगा, एक हैंड लूम्स और दूसरा पावर लूम्स। इन दोनों को समझने से पहले आइए थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में कि वीविंग होती क्या है। सपोज करिए आपके पास दो कागज़ के टुकड़े हैं, एक लाल और एक हरा। इसको आपने पतली पतली स्ट्राइप्स में काट लिया है। इसको पतली पतली स्ट्राइप्स के काटने के बाद आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करना इस तरीके से शुरू कर दिया, तला ऊपर। एक को नीचे से गुजार रहे हैं, दूसरे को ऊपर से गुजार रहे हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एक चारपाई बुनी जाती है। और आपने कई कई बार देखा होगा घर में हाथ वाला पंखा, जिसको आप गर्मियों में झलते हैं, वो कुछ इसी प्रकार से दिखता है। तो कैसे कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप बुनते हुए चले गए, इसी को कहते हैं वीविंग, मतलब तला ऊपर बुन देना। इसी तरीके से जो कॉटन के पतले पतले यान है, ये देखिए ये हैंडलूम का एग्जाम्पल है। पतले पतले यान है, ये ऐसे ऐसे लगे हुए हैं वर्टिकली। ये एक लेडी है जो इसको कोम के द्वारा सीधा कर रही है। दूसरी दूसरी एक आएगी वेव जो इसको ऐसे ऐसे बुन देगी, और जब ऐसे ऐसे बुन देगी तो आपका ये पीस ऑफ क्लॉथ तैयार हो जाएगा। ठीक इसी प्रोसेस को कहते हैं लूमिंग या लूम। आपने दो तरीके के हैंडलूम और पावर लूम तो जान ही गए थे इसके बारे में। आइए इनकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं जल्दी से। कुछ इस तरीके से दिखता है हैंडलूम, जो कि हाथ के द्वारा बनाया जाता है कपड़े को। और देखिए ये है कुछ ये एग्जांपल, ये पावर लूम का एग्जांपल है, जिसमें मोटर्स लगे हुए हैं और ये पुलीज लगी हुई हैं जो धागे को इधर से उधर करती हैं और एक फैब्रिक का फॉर्म दे देती हैं। इन सब टर्म्स को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि निटिंग क्या है। निटिंग का अर्थ भी बुनना ही होता है, लेकिन इसका बुनना कैसे होता है, जैसे कि आपने घर में देखा होगा कई बार दादी लोग ये एक ही सिरा इस्तेमाल करती हैं जैसे ऊन का, और उसको दो डंडियों में लपेट के एक के बाद एक गुथती हुई चली जाती हैं और एक परफेक्ट पीस हमारे पास निकल आता है किसी भी क्लॉथ का। कोई भी इसके बना देती हैं, स्वेटर बना देती हैं, टी शर्ट्स बना देती हैं, हाफ स्वेटर, ये इनफैक्ट पैंट भी कभी कभी बना देती हैं। तो ये निटिंग कहलाता है। तो अब ये देखिए पहेली आ गई इनके माइंड में। एक थ्योरी है, वो क्या है कि जो कोकोनट होता है उसके ऊपर जो छाल होती है उसकी, क्या उससे भी हम लोग यान बना सकते हैं और यान से कोई चीज़ तैयार कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। आइए मैं आपको जल्दी से एक कोकोनट का प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कुछ कोकोनट के प्रोडक्ट्स हैं। ये कोट का ब्रश, ये शू का ब्रश, ये आपका दाढ़ी बनाने वाला ब्रश, बॉटल साफ़ करने वाला ब्रश। ऐसे कई प्रकार के ब्रशेज़ हैं जो कि कोकोनट के द्वारा कोकोनट की छाल से बने हुए होते हैं। तो ये थ्योरी क्लियर हुई। आगे चलते हैं जल्दी से चैप्टर की तरफ। निटिंग और वीविंग के टर्म को जानने के बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, आपका हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, कि हमारा इतिहास कैसा रहा है कपड़ों के मामले में। एक क्वेश्चन है आपसे कि जो एंशियंट टाइम के पीपल थे, तो क्या वो कपड़ा पहनना जानते थे? उस टाइम पे कपड़े थे? ऐसा नहीं था। वो लोग पेड़ की छाल हो गई, बड़ी बड़ी पत्तियां हो गई, इनसे अपने आप को ढकते थे। चाहे वो जानवर की खाल हुई, चाहे उनके फर हो गए, उससे अपने आप को ढकते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया, उसके बाद उन्होंने ग्रास को ट्विंग करना सीखा, बास्केट बनाना सीखा, हेयर का इस्तेमाल करके उन्होंने आपस में गुथ के फैब्रिक बनाना सीखा। लेकिन अभी भी वो लोग स्टिचिंग नहीं सीख पाए थे। तो वो जो फैब्रिक बनाते थे उसको ऐसे ही आप लपेट के टहला करते थे। अब जब उन्होंने फैब्रिक को बनाना सीखा तो वो लपेटने लगे। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जब उन्होंने निडल का ईजाद की, तब उन्होंने फिर कपड़े सिलने सीखे। लेकिन आज भी कुछ तबका ऐसा है जो कि साड़ी के रूप में, धोती के रूप में, लुंगी के रूप में और पगड़ी के रूप में आज भी ऐसे ही पूरा पूरा कपड़ा लपेट के इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए कि कॉटन के कल्टीवेशन के टाइम पे एक फ्लैक्स प्लांट भी होता था। एक फ्लैक्स प्लांट भी होता था जो कि इजिप्ट के आसपास की नदियों में पे पाया जाता था। एंशियंट पीपल जो होते थे इजिप्ट के, वो नाइल रिवर के किनारे इस फैब्रिक को बनाते थे। तो ये फ्लैक्स का, कॉटन का पेड़ तो हमने देख लिया, ये फ्लैक्स का पेड़ कैसा दिखता है। तो आइए एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं।
फ्लैक्स के पेड़ जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, पर्पल कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं, इन्हीं की स्टेम से फ्लैक्स तैयार होता था और यही एक इस फैब्रिक था या फाइबर कह सकते हैं आप, यही एक फाइबर था जिससे एक बेहतरीन फैब्रिक इस्तेमाल होता था, जिसको शायद लिनन के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो फैब्रिक है उसको लिनन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं लास्ट वाली टेबल अपनी। हम लोगों ने क्या सीखा, जो कॉटन बॉल्स थी या कॉटन रोल्स थे उनको हम लोगों ने पहले बीज से अलग किया, बीज से अलग करने के प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका फाइबर बनाया, फाइबर बनाने के बाद मतलब वो फाइबर में बन गया ऑलरेडी। फिर उसके बाद हमने स्पिनिंग की टेक्निक इस्तेमाल की, चरखा और वो तकली का इस्तेमाल करके उससे हम लोगों ने यान बनाया, धागा बनाया, धागे को या तो वीव किया या तो निट किया, उससे हमने एक मस्त फैब्रिक बना दिया। जैसे कि ये देखिए नीचे ये दोनों बच्चे लिए खड़े हैं, ये अपना भूजो और ये अपनी पहेली। तो कीवर्ड्स में हमारे सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। कॉटन वूल के बारे में हम लोगों ने जान लिया, फैब्रिक के बारे में जान लिया, फाइबर के बारे में, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यान, इन सब के बारे में जान लिया। जल्दी से देखते हैं समरी को और ये चैप्टर हमारा ख़त्म। समरी में सबसे पहला टर्म क्या कह रहा है कि फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर ये सब क्लोथिंग मटेरियल हैं, वैरायटी हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो फैब्रिक होता है वो यान से मिलके बना होता है और यान फाइबर से मिलके बना होता है। बिल्कुल सही बात है। और फाइबर जो है कुछ नेचुरली होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं जो कि केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो इसमें कॉटन, वूल, सिल्क, जूट ये सब आपके नेचुरल फाइबर्स हैं। नायलॉन और पॉलिस्टर ये एग्जांपल हैं किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के। फाइबर्स लाइक कॉटन और जूट ये सब प्लांट से हमें मिलते हैं, ये भी टर्म सही है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, स्पिनिंग के प्रोसेस से ही हम एक धागा बनाते हैं कॉटन से। बिल्कुल सही। फैब्रिक फ्रॉम यान इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग, वीविंग और निटिंग की मदद से ही हम लोग यान से फैब्रिक बनाते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और लास्ट ये एक क्यूरी हमारे भूजो की भी है, इनको भी सॉल्व कर देते हैं। तो भूजो वांट्स टू नो कि जब हम पेपर को जलाते हैं, किसी पेपर को या फिर ऐसे फाइबर को जलाते हैं या फैब्रिक को जलाते हैं या कपड़े को जलाते हैं, जैसे कि कॉटन का हो गया जो कि हमें प्लांट से मिला होता है, जैसे कॉटन यान जलाया या पेपर जलाया, तो इनको जलाने में सेम जैसी स्मेल क्यों आती है? तो ऐसा इसलिए होता है भूजो, क्योंकि वो दोनों ही प्लांट से ऑब्टेन्ड हैं, चाहे वो पेपर हुआ और चाहे वो कॉटन फैब्रिक हुआ, क्योंकि है तो ये प्लांट का ही पार्ट ना। तो प्लांट के पार्ट्स प्लांट की ही तरह तो जलेंगे और उसी की तरह स्मेल भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।